नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी की जीत पर देहरादून में भी भाजपाइयों ने मनाया जश्न। सीएम धामी बोले, जनता ने चुनी विकास की रफ्तार। वायरल पत्र को अरविंद पांडे ने बताया फर्जी, कहा विपक्ष रच रहा षड्यंत्र, गोदियाल मांगे माफी। गणेश गोदियाल ने दी अरविंद पांडे को चुनौती, बोले पत्र फर्जी है तो करे एफआईआर, जांच के लिए हम हैं तैयार। और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट, मौसम विभाग की बारिश बर्फबारी की चेतावनी, आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों में हुई बीजेपी की जीत पर देहरादून में भी जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि विकास और विश्वास की बदौलत बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। असम में लगातार तीसरी बार कमल खिला है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम धामी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने तुष्टीकरण और अव्यवस्था को त्याग कर विकास और सुशासन को चुना है। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल गया है, सफाया कर दिया है। आज के बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज इस प्रकार के बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को निकालने का बेड़ा प्रारंभ होगी। हम सब लोग गदगद हैं, उत्साहित हैं। आज 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में हमारी सरकारें बनी हैं। असम के अंदर हम अच्छे बहुमत से जीते हैं, पश्चिम बंगाल है ही, और पुडुचेरी के अंदर भी एनडीए की सरकार बनी है। आज एक बड़ा चमत्कार हुआ है। आज बड़ा चमत्कार ये हुआ, केरल में ऐसा राज्य था जहां सीपीएम वामपंथियों की सरकार थी। आज पूरे देश से वामपंथ समाप्त हो चुका है और केरल से भी सीपीएम समाप्त हो चुका है। वहीं दिनेशपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में हुई बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी भी की गई। सर्वप्रथम तो मैं जो खेला वो खेला हो गया। नरेंद्र मोदी जी का खेला पूरे देश में चल रहा है और इस बार पश्चिम बंगाल में भी नरेंद्र मोदी जी का खेला हो गया। जो उन्होंने मूढ़ी खाई थी और झाल ममता बनर्जी को लगी, उसकी पार्टी को लग गई झाल। नरेंद्र मोदी जी ने मूढ़ी के साथ कर दिया कमाल। नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो कि जिन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे इन दिनों उत्तराखंड की सियासत का केंद्र बने हुए हैं। जिस वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरकार को घेरते दिख रहे थे, अब इस पत्र पर चुप्पी तोड़ते हुए अरविंद पांडे ने गेंद गणेश गोदियाल के पाले में डाल दी है। हालांकि गणेश गोदियाल ने अरविंद पांडे के जवाब पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में समझना कठिन है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। देखिए रिपोर्ट। वायरल पत्र पर पांडे जी ने तोड़ी चुप्पी, गोदियाल के पाले में फेंकी गेंद। क्या है वायरल पत्र की सच्चाई? वायरल लेटर पर कौन सच्चा कौन झूठा? बीते कुछ दिनों से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की गतिविधियों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी।
इस बीच वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अरविंद पांडे के खिलाफ माहौल बनाकर बीजेपी को और असहज कर दिया। लेकिन अब अरविंद पांडे ने वायरल पत्र पर चुप्पी तोड़ी है। पत्र को फर्जी बताते हुए बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने गेंद गणेश गोदियाल के पाले में डाल दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि विपक्ष ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे और बीजेपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के माध्यम से कोई पत्र जारी किया गया और इसमें हमारे नाम का, अरविंद पांडे नाम का हवाला दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वह पत्र बिल्कुल काल्पनिक है। उस पत्र से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के द्वारा हमारे विधायक जी की, जो हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की और भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है और इसके लिए गणेश गोदियाल जी को माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके की गलत अफवाहों को फैलाने के लिए। अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वायरल पत्र पर जवाब दिया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल दाग दिए। गणेश गोदियाल ने खुले तौर पर कहा कि यदि पत्र फर्जी है तो मुझ पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। ऐसा है, अरविंद पांडे जी हो या प्रदेश की सरकार हो, गणेश गोदियाल पर एफआईआर दर्ज करें कि मुझे ये पत्र कहाँ से मिला, क्या मिला, करें मुझ पर एफआईआर दर्ज। जांच होगी, मेल खंगाले जाएंगे, किसके मेल से गया, किस किस एमपी को गया, किस किस ऑफिस में गया, क्या राष्ट्रपति के ऑफिस में गया कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया कि नहीं, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। करें, मेरे पे केस दर्ज करें। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये पत्र गया है, ये पत्र है। बात इस बात की नहीं है, बात तो इस पर है कि इस पत्र की और इस पत्र के तथ्यों की सच्चाई के लिए क्या प्रदेश की सरकार कोई जांच करेगी, बस बात इस पर है। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में वायरल पत्र को लेकर हलचल तेज नजर आ रही थी। ये पत्र बीजेपी और गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस पत्र ने न सिर्फ सियासी माहौल गरमाया, बल्कि पार्टी नेतृत्व को भी सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक अरविंद पांडे से बातचीत की और पार्टी ने स्पष्ट तौर पर विधायक से ये जानने की कोशिश की कि वायरल हो रहा पत्र उनका है या फिर नहीं। यदि ये पत्र उनका नहीं है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आकर इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिसके बाद अरविंद पांडे ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि ये पत्र उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। पत्र को अरविंद पांडे ने फर्जी करार दिया, जिसके बाद सवाल है कि क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए विपक्ष ने वायरल पत्र का सहारा लिया, और यदि पत्र फर्जी नहीं असली है तो विपक्ष इसे कैसे साबित करेगा, क्योंकि गेंद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पाले में है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने अग्निवीर योजना के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का चौथे चरण भी शुरू कर दिया है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आंदोलन यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गणेश गोदियाल ने बताया कि चौथे चरण में यात्रा कुमाऊं मंडल के लिए रवाना की गई है और 8 सदस्यीय यात्रा टीम आमजन से संवाद स्थापित कर 9 मई को देहरादून पहुंचेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे सैनिक प्रकोष्ठ की जो प्रदेश के सुदूर पर्वतीय अंचलों में जागरूकता यात्रा पर निकल रहे हैं, उन्हें इस यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। और एक बहुत ही उन्होंने एक भागीरथ प्रयास इस प्रदेश में हमारे पूर्व सैनिकों को जागरूक करने के लिए उठाया है और इस प्रयास में वो सफल हों, मैं ऐसी शुभकामनाएं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने यूरिया की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि यूरिया की कमी के चलते किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर विदेशी ताकत हावी है और इस वजह से देश की विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। इस वक्त हमारे प्रदेश में मंगलौर में जिला हरिद्वार बहुत बुरा हाल है यूरिया और डीएपी की सप्लाई को लेकर। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा है। हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी वो चुनाव लड़ने में बिजी हैं, सरकारें बनाने और सरकार गिराने में बिजी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो किसानों से जुड़ी हुई है
जो उनको खाद उपलब्ध कराना है उससे दूर है। पहले तो 50 किलो का यूरिया का बैग था, उसको 40 का कर दिया, 45 का किया, फिर 45 से 40 का कर दिया। एक चोट तो किसानों को ये पहुंचाई। और इस वक्त किसी भी तरह ब्लैक में किसी भी तरह लोग खाद लेने के लिए परेशान घूम रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है कि 80-85 साल का जो घर का बुजुर्ग है, जिसके नाम जमीन है, जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उसको जाना पड़ेगा, वो बायोमेट्रिक लेगा। लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस ने 2027 चुनाव में सरकार बनाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। उत्तराखंड में कांग्रेस युवाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान और कैसे युवा कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। युवा कांग्रेस को मिले 470 पदाधिकारी। 27 में युवा करेंगे सरकार बनाने की तैयारी। क्या है कांग्रेस की रणनीति? हाशिए पर गई कांग्रेस 2027 चुनाव में किसी भी तरह सरकार बनाने के लिए प्लान तैयार करती दिख रही है। कांग्रेस अब युवाओं के दम पर उत्तराखंड में सरकार बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के 470 पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाने का संदेश दिया। कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में युवाओं की बड़ी आबादी है और उनके मुद्दों को लेकर ही पार्टी 27 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस का कहना है कि हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ 2027 चुनाव में उतरेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं सभी को बधाई देता हूं, जो भी नियुक्त हुए हैं युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों पे, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं, निश्चित रूप में वो भी अपना कर्तव्य समझते हैं कि इन पदों पर उनके सुशोभित होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और सबको साथ लेकर चलेंगे। पार्टी नेतृत्व का साफ कहना है कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा और युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर हर क्षेत्र में सक्रिय किया जाएगा। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में युवाओं को केंद्र में रखकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। ये निश्चित रूप से हमारी युवा कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में प्रदेश के अंदर खड़ी होगी। और क्योंकि आज जो हालात आज प्रदेश के हैं, जो माहौल आज प्रदेश के हैं, उस माहौल में यह आवश्यक है कि युवा कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ी हो। क्योंकि जो बड़े बड़े परिवर्तन होने, विशेष करके जो आज लगातार भर्ती घोटाले में जो पेपर लीक हुए हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, हमारी बेटियों के साथ लगातार जो बलात्कार हो रहा है, उस आवाज़ को, अगर अंकिता की आवाज़ को सबसे ज़्यादा नौजवानों ने उठाया। हालांकि आज सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, अब तक इतना लंबा समय हो गया, लग ही नहीं रहा कि सीबीआई कुछ कर रही है। लेकिन आज अगर सीबीआई की जांच हुई है तो कहीं न कहीं नौजवानों की आवाज़ पे, हमारी नौजवान बेटियों की आवाज़ पर, हमारी महिलाओं की आवाज़ पर जो उन्होंने पूरे प्रदेश में दबाव बनाया, उसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उस दायरे में लाना पड़ा कि वो सीबीआई की जांच के दायरे में वो आए। तो कहीं कहीं नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका राजनीति में होती है, जन आंदोलन में होती है। सियासी पार्टियां 2027 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना होगा कि युवाओं के सहारे कांग्रेस की ये रणनीति 2027 के चुनाव में कितना असर दिखा पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। दिनेशपुर से बीजेपी नेता मुकेश सिंह राणा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि उन्हें अनुसूचित जनजाति परिषद का सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उधर मुकेश राणा ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की बात कही है। उनका कहना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना धामी सरकार का उद्देश्य है और संगठन इसी दिशा में काम कर रहा है। मेरे सभी युवाओं के आशीर्वाद से, सहयोग से आज उत्तराखंड सरकार ने मुझे एक विशेष दायित्व
जिसकी जिम्मेदारी बहुत लंबी है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और जनजातीय समाज को लेके किया है, तो निश्चित तौर पे जनजातीय समाज की पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भी योजनाएं हैं जिससे जो विकास कार्य हैं वो पटरी पर आ सकें और जनजातीय समाज का उद्धार हो सके, ऐसा मेरा मानना है कि मैं पूरा 100%। उधम सिंह नगर में पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि यहां पुलिस ने पिछले 1 महीने में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 55 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। और उधर एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। हर दिन पुलिस को कामयाबी मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले 1 महीने में जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 FIR लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा पिट एंड डिपेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी नशे के कारोबार में लिप्त है उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार पिछले 2.5 महीनों से 4 अभियान जनपद स्तर पर चलाए गए हैं, जिसमें पहले अभियान ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें 100 से भी अधिक गाड़ियां सीज हुई थी। रुड़की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजने में कामयाबी हासिल की है। चोरी, जानलेवा हमला, फायरिंग और दुष्कर्म जैसी वारदातों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने क्षेत्र की कुल 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। 4 अलग अलग मामलों के खुलासे हैं। सबसे पहले कलियर में 2 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी दिन दहाड़े, जिसमें थाना कलियर ने अभियुक्त को, जिसका नाम गुलशेर है, पूरे माल 100% माल के साथ पकड़ा है। दूसरा कल रुड़की थाना क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित गुलशेर ने आरोप लगाया था कि 4 लोग हो सकते हैं जिन्होंने उस पर फायरिंग किया। तो थाना रुड़की ने उन 4 में से 2 जो मेन अभियुक्त थे मास्टरमाइंड सहित उसको पकड़ लिया है। बाकी 2 अभी फरार हैं, उस पर हमारी टीमें बनी हैं। मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले ही एक बार फिर जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि शायद मॉनसून सीजन में दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जोशीमठ में फिर भूधसाव बढ़ने वाला है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव का सिलसिला जारी। वैज्ञानिकों ने बताया भविष्य के लिए खतरा। जनवरी 2023 में जोशीमठ में भूधसाव की वजह से करीब 800 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने विशेषज्ञों की टीम गठित की थी। 181 संवेदनशील भवनों को खाली कराया गया, लेकिन समय के साथ लोग फिर से अपने पुराने घरों में रहने लगे, जिसके चलते आगामी मानसून के दौरान एक बार फिर इन सभी लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। वार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता भी जोशीमठ पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के शुरुआती चरण में ये पता चला है कि जोशीमठ क्षेत्र भूस्खलन के मलबे पर नहीं बल्कि ग्लेशियर के छोड़े हुए मलबे के ढेर पर बसा है। यानी ग्लेशियर के पीछे खिसकने के बाद जो मलबा आगे छूट गया वो करीब 7000 साल पुराना है, जिस पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। वार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत ने कहा कि जोशीमठ में जो स्लोप खिसकने की प्रक्रिया चल रही है उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ की लगातार मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। जो भी प्रक्रिया है उसको रोक तो सकते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा एक हमारे पास एक क्या कहना चाहिए हमारा हैंडीकैप है उसमें कि हम लोग उसको रोक तो सकते नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से वो ये था कि उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए थी कि अगर अगले मानसून में या अगले कुछ दिनों में या कुछ भी अगर भगवान ना करे अगर वो तेजी से फिर से फिसलना शुरू कर दे, तब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग फिर से दरार पड़ने का वेट करेंगे, या जैसे ही वो खिसकना शुरू करे अगर हमारे पास कोई मॉनिटरिंग प्रक्रिया हो तो हम लोगों को सचेत कर दें कि नहीं, अब टाइम आ गया, अब आप फिर से विस्थापित हो जाइए, टेम्पररी शेड में चले जाइए, कुछ भी कीजिए।
जिन मकानों में दरारें पड़ गई हैं, उनको सिर्फ चिन्हित करने और संवेदनशील घोषित करने से काम नहीं चलेगा। अभी लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि जोशीमठ खिसक नहीं रहा, जबकि अभी भी जोशीमठ खिसक रहा है। हालांकि ये जरूर है कि खिसकने की गति बहुत धीमी है। खाली चिन्हित करने से कि जो जिनमें दरारें पड़ गई थी उनको करने से काम नहीं चलेगा, कि उनको वल्नरेबल घोषित कर दिया हमने। अब मुझे पता नहीं कि वहाँ पे कितने लोग उन मकानों में अभी भी रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, क्योंकि लोगों को शायद ये भ्रांति है कि वो जोशीमठ में स्लाइडिंग नहीं हो रही है। जोशीमठ में स्लाइडिंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन वो ये है कि वो उसकी अब जो गति है वो बहुत धीमी है। और हमें डर इसी बात का है कि कहीं शायद मानसून में उसकी गति थोड़ी बढ़ जाती है, कि कहीं मानसून आने से उसकी गति फिर से तेजी से बढ़ गई और पता लगा वो फिसल जाए, सपोज उसका कुछ पार्ट फिसल जाए, तब हम लोगों के पास क्या प्लान है उसके बारे में शायद उसके बारे में विचार करने की, बात करने की और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जोशीमठ में भू धसाव से जो नुकसान हुआ था उसके ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया। ऐसे में जोशीमठ के जिस क्षेत्र में जमीन धस रही थी वहां पर टो प्रोटेक्शन करने वाला काम चल रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। जोशीमठ में जो क्षति हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उसका ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। तो जहाँ से नीचे की तरफ नदी के किनारे जहाँ पे ज़मीन धंस रही थी वहाँ पे टो प्रोटेक्ट करने वाला काम चल रहा है। उसके लिए 100 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए गए हैं। पहली किस्त की धनराशि दी गई थी, पहली किस्त की धनराशि यूटिलाइज कर लिया विभाग ने, दूसरी किस्त की धनराशि निर्गत कर दी गई है। उसी प्रकार से PWD के द्वारा किया जा रहा है स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम। भू धसाव की रफ्तार तेज होने की अटकलों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपदा जैसी स्थिति न बने इसके लिए काम किया जा रहा है। फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम लोग पहले चरण में वही काम कर रहे हैं कि बरसात के पहले काम हो जाए। बरसात के समय किसी प्रकार कोई आपदा की स्थिति न बने, उसको देखते हुए काम कर रहे हैं। आगामी मानसून सीजन के दौरान या फिर अगले कुछ समय में ही तेजी से स्लोप खिसकने लग जाए तो जोशीमठ के लोग क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसे बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक भी उठा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम बदलने के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के बीच भी भक्त बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उधर यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित चलाने के लिए पुलिस बल तैनात है। हालांकि बिगड़े मौसम के चलते श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, बरसाती जैकेट, जरूरी दवाइयों को लेकर चलें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी की जीत पर देहरादून में भी भाजपाइयों ने मनाया जश्न। सीएम धामी बोले, जनता ने चुनी विकास की रफ्तार। वायरल पत्र को अरविंद पांडे ने बताया फर्जी, कहा विपक्ष रच रहा षड्यंत्र, गोदियाल मांगे माफी। गणेश गोदियाल ने दी अरविंद पांडे को चुनौती, बोले पत्र फर्जी है तो करे एफआईआर, जांच के लिए हम हैं तैयार। और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट, मौसम विभाग की बारिश बर्फबारी की चेतावनी, आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी।